हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सभी को आप सभी को हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। गाइज मैं बता दूं, आज जो मैं लेकर आया हूं एनाटॉमी और दोस्तों फिजियोलॉजी यानी बायो साइंस का दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस के। तो दोस्तों आप सभी को ये डिफरेंस के तहत मैं बता दूँ कि जितने भी दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मदद मिलेगा लिखने के लिए। जैसे दोस्तों ये डिफरेंस दो चीज़ों के बीच में होता है, डिफरेंस बताना होता है। अगर मान गए आपके एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछता है फिर भी दोस्तों आपको दोस्तों कोई एक चीज़ पूछ देता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है रुधिर या रक्त और लसिका के बीच में अंतर। तो दोस्तों मान गए डिफरेंस आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया कि रक्त क्या है, रक्त का कार्य लिखे, तो आप यहाँ से आराम से रक्त में 5 पॉइंट 6 पॉइंट है उसको आराम से लिख सकते हैं रक्त में, तो ये रक्त का हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछ देगा कि लसिका क्या है, लसिका का कार्य लिखे, तो यहाँ से जितने भी लसिका का पॉइंट दिया है तो वहाँ लिख देंगे तो आपको हो जाएगा लसिका का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों बनता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। दोस्तों सेरेबलम और दोस्तों सेरेब्रम दोनों में अंतर बताना है। तो दोस्तों आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क से कितने भाग है, तो आप सब यहाँ से देख लीजिए कि मस्तिष्क का ये 2 भाग यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो आप से अगर शॉर्ट में पूछ देगा तो भी आप लिख देंगे दोनों के बारे में। अगर दोस्तों ब्रेन में पूछेगा तो ब्रेन में भी पॉइंट प्रमस्तिष्क दे देंगे और उसमें इतना सारे बात लिख देंगे। अगर आपसे पूछ देगा वहाँ से अनुमस्तिष्क सेरेबेलम के बारे में तो सेरेबेलम के पॉइंट दे के लिख देंगे। तो मतलब यहाँ से मस्तिष्क के दोस्तों भी क्वेश्चन लिखने में हेल्प होगा और चीज़ों को जान पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे श्वसन का जो 2 क्रिया होता है, श्वसन प्रश्वसन और निश्वसन, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब अंतःश्वसन और दोस्तों बाह्य श्वसन, जो 2 कार्य विधि है ना। तो यहाँ से भी दोस्तों ये 2 कार्य विधि है और ऊपर में लिख देंगे कि श्वसन क्या होता है, तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया, चित्र बना देंगे। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए सक्रिय प्रतीक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये तो पढ़ा भी दिए हैं। उसके बाद है विसंक्रमण और कीटाणुनाशन में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। तो दोनों के बारे में अभी पूछ देगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे टेक्निक है जहाँ से डिफरेंस के साथ साथ अगर डिफरेंस एग्जाम में नहीं पूछता है, अंतर दोनों के बीच में नहीं पूछता है, तो अगर यहाँ से सीधा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ देगा तो आप लिख पाएंगे अच्छे से। तो ये सारे दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप अंतर देखते हैं तो अंतर क्या है उसके दोस्तों बारे में लिखा जाता है, जो चीज़ का पूछ रहा है दोनों के बीच में अंतर है कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, तो वही सब चीज़ें होता है। तो आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास में जो पहला क्वेश्चन है रुधिर के बारे में, चलिए देखते हैं। दोस्तों ब्लड और लिम्फ के बारे में हमको बताना है। लिम्फ मतलब लसिका होता है। पहला पॉइंट है रक्त में कि रक्त गहरे लाल रंग का जैविक द्रव, मतलब दोस्तों विटल फ्लूइड होता है। दोस्तों जो रक्त होता है क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है। एक पॉइंट हो गया फर्स्ट। उसके बाद पहला है लसिका रंगहीन जैविक द्रव होता है। दोस्तों जैविक मतलब होता है कि जो दोस्तों शरीर में उपस्थित होता है, जो जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, तो वही चीज़ें हैं। तो यही दोस्तों है, दोनों जैविक क्रिया के लिए है, जैविक द्रव है। लेकिन एक दोस्तों गहरा लाल है रक्त और ये लसिका क्या है, रंगहीन होता है। रंगहीन चिपचिपा व्हाइट कलर का लगभग ये होता है, व्हाइट भी नहीं कह सकते हैं, इसीलिए रंगहीन होता है। दूसरा है रक्त धमनी। दोस्तों जो रक्त होता है, आर्टरी मतलब धमनी, वेन मतलब सिरा, वह कोशिकाओं में बहता है, कैपिलरी में बहता है। तो रक्त जो होता है दोस्तों कहाँ कहाँ बहता है, आर्टरी मतलब धमनी में बहता है, सिरा मतलब वेन में बहता है और कोशिका मतलब कैपिलरी में बहता है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों लसिका जो है दूसरा पॉइंट में, लसिका विशिष्ट लसिका वाहिनियों लिम्फेटिक्स में बहती है। दोस्तों तो रक्त किस में बहता है, तो रक्त धमनी में, सिरा में और दोस्तों कैपिलरी में बहता है, जबकि जो लसिका है यह विशिष्ट लसिका वाहिनी ही होता है, उसी में बहता है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट है कि शरीर में रक्त का बहाव चक्रीय मतलब साइक्लिक होता है। दोस्तों जो रक्त होता है चक्रीय होता है, मतलब एक क्रिया हो गया फिर से उसी क्रिया को ये करता है, फिर भी दोहराता है, वही होता है चक्रीय। मतलब एक ही चीज़ों को बार बार वो करता रहता है। ब्लड का क्या काम होता है कि हमारे शरीर के संपूर्ण शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन को साथ में, वो O2 को साथ में क्या करता है, ले जाता है और सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। तो वही चीज़ें हैं। तो ये संपूर्ण शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है, यह चक्रीय होता है, इसका बहाव चक्रीय होता है। चक्रीय मतलब रिसाइकल होता रहता है, मतलब घूमते रहता है। तीसरा है लसिका का बहाव हमेशा अंगों से हृदय की ओर होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि ब्लड चक्रीय बहता है, लेकिन जो लसिका होता है तो लसिका जो है वो संपूर्ण अंग से दोस्तों क्या होता है, हृदय की तरफ होता है। तो समझ गए, वही कहता है कि इसका बहाव हमेशा अंगों से हृदय की तरफ होता है। मतलब जैसे आपका पैर, हाथ है, ये सब हो गया, तो सभी तरह से जो इसका बहाव होता है लसिका का, वो हृदय की तरफ होता है। जबकि
रक्त का हृदय से चारों शरीर के सभी तरफ होता है, इसीलिए इसको चक्रीय बोला जाता है। चौथा है कि रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, अभी मैंने बताया। उसके बाद जो लसिका का कार्य है, लसिका शरीर के तंत्रों से अपशिष्ट को बाहर निकालता है। मतलब आपके शरीर तंत्र में जितना भी अंग मिलकर जो तंत्र बनाता है, उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल जो पदार्थ है, बेकार का अपशिष्ट पदार्थ, उसको ये बाहर निकालता है। तो इसका क्या समझ गए कि लसिका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जबकि जो रक्त है ये ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है सभी अंगों तक। पांचवा पॉइंट है, रक्त को छानकर शुद्ध करने का कार्य गुर्दों द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो रक्त है, रक्त को दोस्तों शुद्ध करने का, छानने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। लिम्फ का शुद्धिकरण लिम्फ नोड स्वयं करते हैं। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है, लेकिन जो लिम्फ है, लसिका का शुद्धिकरण का काम करता है, इसका अपना एक लिम्फ नोड्स होता है, वही करता है। तो ये चीज़ हो गया। छठा पॉइंट है रक्त में कि रक्त को हृदय द्वारा गति प्रदान की जाती है। दोस्तों जानते हैं कि रक्त को पंप कौन करता है? हृदय से पंप होता है। तो दोस्तों वही करता है कि रक्त को जो है मूवमेंट कौन देता है, गति मोशन कौन देता है? तो दोस्तों हृदय देता है। जबकि छठा पॉइंट देखिए यहाँ पे, लसिका को गति शरीर के विभिन्न गतियों, पेशीय गति द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि दोस्तों जो लसिका है, तो लसिका को जो गति प्रदान होता है वो शरीर के विभिन्न गतियों द्वारा, जैसे पेशीय गति हो गया, ये सब के द्वारा उसे गति किया जाता है। तो समझ गए कि रक्त को गति हृदय करता है, जबकि लसिका को गति शरीर के पेशीय करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं सातवें पॉइंट, और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। क्या है पॉइंट सातवां रक्त का? कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया जन्म के उपरांत प्रधानतः लंबी अस्थियों में होता है। दोस्तों जब रक्त का निर्माण जो होता है वो जन्म में जब बच्चा लेता है उसके उपरांत जो है मुख्यतः जो है लंबी अस्थियों में होता है, और लसिका का निर्माण रुधिर आपूर्ति ऊतकों में होता है। मतलब जो ऐसा दोस्तों ऊतक है जहाँ पे रुधिर क्या होता है, उपस्थित होता है, वहाँ पे दोस्तों ये लसिका का निर्माण होता है। जबकि नॉर्मल कहा जाए तो रक्त का निर्माण बोन मैरो अस्थिमारा में होता है, जहाँ पे दोस्तों बोन मैरो वही होता है, अस्थियों, लंबी अस्थियों में होता है। तो चीज़ें समझ गए। दोनों में 7-7 पॉइंट है। अगर सिर्फ आपसे पूछ दिया जाए कि लसिका के बारे में लिखिए, तो लसिका के बारे में 7 पॉइंट को मिलाकर आप लिख देंगे तो लसिका के बारे में हो जाएगा। सिर्फ रक्त के बारे में पूछ दिया तो रक्त के भी बारे में 7 पॉइंट लिख देंगे। दोनों के अंतर पूछ देता है तो अंतर भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप से पूछेगा तो आपके पास नॉलेज यहाँ से हो जाएगा, आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क में अंतर लिखे, मतलब डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम और दोस्तों सेरेबेलम। ध्यान में रखिएगा, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम और अनुमस्तिष्क दोस्तों होता है सेरेबेलम। तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने पॉइंट हैं। साथियों प्रमस्तिष्क इधर है, अनुमस्तिष्क इधर है। मैंने पहले भी बताया कि जब भी अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस को दोस्तों ऐसे इस साइड एक करके और इस साइड एक करके मत लिखिएगा, आप दोस्तों ऊपर नीचे करके लिखिएगा। जैसे प्रमस्तिष्क के बारे में पॉइंट लिख दीजिएगा जितना याद होगा, फिर पॉइंट दीजिएगा अनुमस्तिष्क, और फिर अनुमस्तिष्क के बारे में नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपका पेज जो है वो फुल होगा। ऐसे में अगर आमने सामने दोनों साइड करके लिखते हैं तो मान गए 5 पॉइंट है तो 5 लाइन में ही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे दोनों को ऊपर नीचे करके लिखते हैं तो 14-15 पॉइंट में आराम से हो जाएगा, मतलब एक पेज आराम से फुल हो जाएगा, एक डिफरेंस। तो ये चीज़ें होता है, ये चीज़ हो गया। अब साथियों देखिए प्रमस्तिष्क इधर है, अनुमस्तिष्क इधर है। हम समझाने के लिए दोस्तों दोनों को एक साथ में ले रहे हैं, लेकिन आपको लिखना हो तो ऊपर नीचे लिखिएगा, बेटर होगा। कॉपी फुल भी होगा, क्योंकि कॉपी फुल भी होना जरूरी होता है। तो प्रमस्तिष्क में पहला पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार है। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अब देखिए दोस्तों हमारे शरीर में जो दोस्तों जो ब्रेन है, ब्रेन दोस्तों 3 भाग में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे का भाग, मध्य मतलब मध्य का भाग और अग्र मतलब आगे का भाग। तो ये 3 भाग में हमारा मस्तिष्क बटा होता है, जिसमें से जो प्रमस्तिष्क है दोस्तों ये अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। तो आप लोग समझ गए कि प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क दोनों क्या है, ब्रेन का भाग है। ब्रेन का जो भाग है उसका भाग है। तो जो आपसे ध्यान में रखिएगा कि जो प्रमस्तिष्क है वो अग्र मतलब सामने वाला मस्तिष्क का फोर ब्रेन का भाग होता है, जो मस्तिष्क के सभी भागों से बड़ा होता है। दोस्तों मस्तिष्क में जितना भी भाग है वो दोस्तों प्रमस्तिष्क जो है हमारा शरीर के सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब जो आगे का दोस्तों जो भाग है ये सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये चीज़ें समझ गए। पहला है अनुमस्तिष्क में कि अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन का बड़ा भाग होता है। दोस्तों प्रमस्तिष्क फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग है, जबकि अनुमस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे के मस्तिष्क का बड़ा भाग है। तो ये चीज़ें समझ गए।
दूसरा पॉइंट है यह सभी ककालीय हड्डियों क्रेनियल बोन के संपर्क में रहता है। दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग है ये सभी कपालीय हड्डियों के संपर्क में रहता है। मतलब जितने भी क्रेनियल बोन्स है हमारे मस्तिष्क में जितने भी हड्डी है सबसे क्या होता है संपर्क में रहता है कौन, ये प्रमस्तिष्क आगे का भाग। दूसरा पॉइंट है अनुमस्तिष्क में यह पश्च कपाली अस्थि के निचले आधे भाग के ही संपर्क में रहता है। दोस्तों जैसा कि आप पढ़े हैं कि यह कपाल के जितने भी मतलब मस्तिष्क में जितने भी हड्डी है आगे उसके सभी के संपर्क में प्रमस्तिष्क आता है, लेकिन अनुमस्तिष्क जो पीछे वाला भाग का है ये दोस्तों जो है पश्च कपाल मस्तिष्क के निचले भाग से ही ये दोस्तों संपर्क में रहता है। मतलब ये पीछे भी टोटल से संपर्क में नहीं रहता है, सिर्फ निचले भाग से संपर्क में रहता है कौन, अनुमस्तिष्क। ये चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रमस्तिष्क में कि प्रमस्तिष्क जो सेरेब्रम है सेरेब्रम के प्रत्येक गोलार्ध में एक एक पार्श्विक निलय मतलब लेटरल दोस्तों वर्टिकल स्थित होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जो सेरेब्रम है जो प्रमस्तिष्क है मतलब मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग का जो प्रमस्तिष्क है दोस्तों ये प्रत्येक जो गोलार्ध है दोस्तों मतलब गोलार्ध मतलब समझते हैं जो गोला वाला भाग होता है उसमें दोस्तों एक एक पार्श्विक निलय जो लेटरल वर्टिकल होता है उसमें स्थित होता है। मतलब सभी में स्थित होता है, प्रत्येक गोलार्ध में स्थित होता है जो लेटरल भाग होता है पार्श्विक निलय होता है वहाँ पे कौन, ए प्रमस्तिष्क। तो ये चीज़ें समझ गए गोलार्ध में होता है। तीसरा इसमें है अनुमस्तिष्क में अनुमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध ठोस होता है। तो ध्यान में रखिए कि जो अनुमस्तिष्क है उसका प्रत्येक गोलार्ध क्या होता है, ठोस होता है। इसके आगे चौथे निलय की गुहा पाई जाती है और इसके जो आगे होता है किसके, अनुमस्तिष्क के जो आगे है वो चौथे निलय की गुहा पाया जाता है। तो समझ लीजिए ये जो है दोस्तों प्रमस्तिष्क ये दोस्तों पार्श्विक निलय में ही उपस्थित होता है स्थित होता है, जबकि ये दोस्तों आगे से होता है इसके आगे अनुमस्तिष्क के आगे होता है चौथे निलय गुहा पाया जाता है। तो इस चीज़ों को समझिए दोस्तों। बायो साइंस थोड़ा दोस्तों रियल साइंस है, इसमें आप काल्पनिक नहीं कर सकते। जो आपके शरीर का बनावट है जहाँ पे जो चीज़ है उसी के बारे में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दीजिएगा ब्रेन में, क्योंकि चेंज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ें है। चौथा है शरीर की सभी क्रियाओं को प्रेरक एवं संवेदी उच्च इसकी में स्थिति होता है। दोस्तों ये जो प्रमस्तिष्क होता है मतलब जो आगे वाला मस्तिष्क भाई है दोस्तों ये सभी क्रियाओं को प्रेरक करता है। मतलब जो भी क्रिया करते हैं उसके लिए यह प्रेरक करने का और संवेदी मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की तरह दोस्तों यह उच्च केंद्र होता है और इसकी कॉर्टेक्स में स्थित होता है। दोस्तों जो हमारा प्रमस्तिष्क है प्रमस्तिष्क में दोस्तों हमारे क्रियाओं के जो प्रेरक और जो संवेदी उच्च केंद्र है वो दोस्तों कॉर्टेक्स में स्थित होता है। तो ये चीज़ों को समझिए। चौथा इसका पॉइंट है कि इसका कार्य शरीर के संतुलन को नियंत्रित करना व शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं में तालमेल बिठाना है। दोस्तों ऐच्छिक मतलब क्या होता है, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं वही होता है ऐच्छिक, और अनैच्छिक होता है जो आपके चाहने पर भी दोस्तों आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय का हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हार्ट बीट ऑटोमेटिक चलते रहता है, उस पर अगर कंट्रोल हो गया तो आपका समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं मतलब इस पर जो भी अनैच्छिक क्रिया है उस पर ये संतुलित नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन, अनुमस्तिष्क। तो इसका 4 पॉइंट भी हो गया। 5वां पॉइंट है प्रमस्तिष्क में देख लेते हैं। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसमें सीखने का स्थान होता है। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऐच्छिक क्रियाओं को दोस्तों प्रमस्तिष्क भी नियंत्रित करता है और दोस्तों ये भी कार्यों को तालमेल बैठाता है किसमें, ऐच्छिक क्रियाओं में। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह सीखने का स्थान होता है, जो फोर ब्रेन होता है, जो सामने वाला ब्रेन का भाग होता है जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये सीखने का लर्निंग करने का भी स्थान होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है, ये दोनों का अंतर हो गया। अगर सीधे दोनों में से कोई एक भी पूछ देगा तो आप जाने रहेंगे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए श्वसन और निश्वसन में अंतर, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अंतर बताइए। दोस्तों अगर अंतर नहीं पूछे, अगर सीधा श्वसन क्रिया विधि पूछ दे फिर भी आप आसानी से लिख सकते हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बारे में, क्योंकि क्रिया विधि में भी ये दोनों लिखा जाएगा श्वसन के। और दोस्तों ये 10 नंबर में पूछा जाता है। श्वसन सांस अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों श्वसन क्या है, सांस अंदर लेने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। तो ही चीज़ें हैं। निश्वसन होता है, निश्वसन मतलब सांस बाहर निकालने की क्रिया को दोस्तों कहते हैं। निश्वसन क्या होता है, मतलब बाहर सांस बाहर निकालते हैं उसको निश्वसन कहते हैं। और अंतःश्वसन किसे कहेंगे, जो श्वास अंदर लिया जाएगा। तो ही एक प्रकार के श्वसन क्या है, सांस अंदर लेने की क्रिया को श्वसन, जबकि निश्वसन है सांस बाहर निकालने की क्रिया को। दूसरा पॉइंट है यह एक सक्रिय क्रिया। दोस्तों जो श्वसन है यह एक एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव नहीं होगा तो आप जानते हैं सांस रुक जाएगा, और सांस रुक जाएगा तो जानते हैं क्या होगा। तो ही चीज़ें हैं, यह एक
एक्टिव मतलब सक्रिय क्रिया है श्वसन। दूसरा पॉइंट है यह निष्क्रिय क्रिया। अब देखिए दोस्तों, जो सांस आप ले रहे हैं वो दोस्तों बाहर छोड़ रहे हैं, तो बाहर छोड़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ पहले आप अंदर लेंगे तब ना छोड़ेंगे, तो वही चीज़ें कहता है कि यह जो है यह निष्क्रिय मतलब पैसिव क्रिया है। मतलब दोस्तों आप श्वसन लेंगे तो पहला काम ये है तो इसलिए एक्टिव है, और जब श्वसन ले लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि श्वास निकलेगा ही, तो यही चीज़ें हैं। उसका दोस्तों है दूसरा है बाह्य अंतुर पार्श्विक पेशियाँ। दोस्तों एक्सटर्नल इंट्रोकोस्टल मसल्स का संकुचन एवं आंतरिक अंतः पार्श्विकों पेशियों में शिथिलता होती है। दोस्तों जो श्वसन है आप याद रखिए बाह्य अंतर परशुकी पेशियों, और दोस्तों बाह्य हो गया तो एक है दोस्तों आंतरिक अंतर परशुकी पेशियों में शिथिलता होता है। क्या चीज़? बाह्य में संकुचन होता है और आंतरिक में शिथिलता होता है, रिलैक्सन होता है, और जो बाह्य है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि जो श्वसन में तीसरा पॉइंट है क्या लिखेंगे कि इसके बाहरी अंतर परशुकी पेशियों में संकुचन होगा तथा आंतरिक अंतः परशुकी पेशियों में शिथिलता होगा। तो ये चीज़ें हो गया तीसरा पॉइंट। इसके तीसरा पॉइंट में है दोस्तों, इसमें उसके उल्टा हो जाएगा। इसमें जो बाह्य अंतर परशुकी पेशियाँ है उसमें दोस्तों यहाँ पे था संकुचन, तो यहाँ पे हो जाएगा शिथिलता, और यहाँ पे दोस्तों शिथिलता है तो यहाँ पे हो जाएगा संकुचन। मतलब इसमें जो बाह्य वाला अंतर परशुकी पेशियाँ है इसमें शिथिलता होगा और इसमें संकुचन था। इसमें दोस्तों जो है इसमें अंतः आंतरिक परशुकी पेशियाँ है इसमें संकुचन होगा और इसमें दोस्तों शिथिलता था। तो दोनों उल्टा है, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी आसानी है, तो ये चीज़ें को समझ लीजिए। श्वसन के चौथा पॉइंट है पसलियाँ रिब्स आगे एवं बाहर की ओर स्थानांतरित होती है। दोस्तों जो पसलियाँ होता है, जो रिब्स होता है, यह आगे एवं बाहर की ओर क्या होता है? स्थानांतरित होता है, मतलब मूव करता है। इसमें जो है निश्वसन में पसलियाँ अंदर एवं नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। दोस्तों इसमें आगे और बाहर है, इसमें पसलियाँ अंदर और नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है। तो ये चीज़ें हैं। पांचवा पॉइंट है इसका श्वसन का कि डायफ्राम में संकुचन होती है एवं वह चपटा हो जाता है। दोस्तों जो डायफ्राम है श्वसन में जो है डायफ्राम संकुचन होता है और वह चपटा हो जाता है, जबकि निश्वसन में क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों निश्वसन में होता यह है कि डायफ्राम शिथिलता होकर अपने मौलिक आकार में आ जाता है। दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है कि डायफ्राम शिथिल होकर अपने मौलिक आकार में आ जाता है, जबकि यह चेप्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। छठा है वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी का आयतन जो है बढ़ जाता है। दोस्तों श्वसन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया में कि जो वक्ष गुहा है, थोरेसिक जो कैविटी है, इसका आयतन बढ़ जाता है, जबकि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जब श्वसन बाहर निकलता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब श्वसन लेंगे तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, कोई चीज़ उसमें एयर जाएगा, श्वसन जाएगा तो बढ़े जाएगा उसका वॉल्यूम, लेकिन इसमें क्या होगा? श्वसन बाहर निकल जाएगा तो वो दोस्तों आयतन कम जाएगा। ये चीज़ें हैं। सातवां है फेफड़ों में हवा का दबाव, एयर प्रेशर बाहरी हवा के दबाव से कम हो जाता है। दोस्तों जब श्वसन आप लेते हैं तो जो फेफड़ा में हवा का जो दबाव है, एयर प्रेशर है, वो बाहरी हवा के दबाव से कम हो जाता है। मतलब बाहर कोई हवा है वो जितना दबाव डालता है ना दोस्तों, वो अंदर जाने के बाद उतना दबाव नहीं डाल पाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है। इसमें है कि फेफड़े में हवा का दबाव बाहरी हवा के दबाव से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आप श्वास लिए हैं उसको यहाँ से श्वास निकाल रहे हैं निश्वसन में, इसलिए निकालते समय जो प्रेशर होता है फेफड़ा पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो हम लोग देख लिए श्वसन और निश्वसन को। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एवं दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए देखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक या जीवन भर सक्रिय रहता है। दोस्तों जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो सक्रिय इम्यूनिटी है, देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में कि भाई इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी के कितने टाइप्स है, लिख कर समझाइए। तो आपको इम्यूनिटी भी लिखना पड़ेगा जो कि आसान है। शरीर में रोग प्रतिरोधक के क्षमता उत्पन्न करने वाले चीज़ों को प्रतिरक्षा बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और दोनों के बारे में यहाँ से जानकर लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो यह क्या है? अत्यधिक समय या जीवन भर रहता है, सक्रिय रहता है, यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका प्रभाव बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा है यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। दोस्तों जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, यह शरीर में क्या होता है, कोई विशेष संक्रमण के विरुद्ध दोस्तों क्या होता है, टीका लगाने पर उत्पन्न होता है। जैसे कोविड के दोस्तों टीका लगा था तो क्या था, शरीर में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगाया गया था। तो ही चीज़ें हैं।
और उसका प्रभाव दोस्तों क्या है, लंबे समय तक रहेगा। तो यही चीज़ है। दूसरा है, यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर में उत्पन्न प्रतिद्वंद्वों को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो प्रतिरक्षा होता है निष्क्रिय वाला, यह शरीर में अन्य किसी शरीर में उत्पन्न प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होता है। मतलब इसमें कोई चीज़ें प्रवेश करा रहे हैं और उससे दोस्तों जो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और उससे थोड़ा जो इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगा, तो यही दोस्तों क्या होता है, ये निष्क्रिय होता है, जो कि दोस्तों थोड़ा देर तक आपके अंदर एक्टिव रहेगा और चीज़ें को हैंडल कर सकता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। मतलब इसमें जो आपके शरीर में कुछ दूसरा चीज़ें, जैसे मान लिए दोस्तों आप कोई टॉनिक का चीज़ें ले रहे हैं, टॉनिक का दोस्तों शरबत ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो ये इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो ये इम्यूनिटी किसी चीज़ के लेने से, मतलब आप दोस्तों कोई जूस पिए, वो जूस आपको शरीर में ताकत देगा, एक्स्ट्रा चीज़ें है, लेकिन इससे जो थोड़ा मोड़ा इम्यूनिटी प्राप्त होगा ना, तो वही दोस्तों होता है कि आपके शरीर में कोई भी चीज़ प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होता है और ये शॉर्ट समय के लिए रहेगा। तीसरा है, रोगाणु के आक्रामक होने पर धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। दोस्तों जो एक्टिव इम्यूनिटी है, आपके शरीर में अगर रोग पैदा करने वाले कोई रोगाणु प्रवेश किया है, तो संक्रमण फैलाने वाला है, तो दोस्तों उसको क्या करेगा, धीरे धीरे यह इम्यूनिटी एक्टिव होगा और एक्टिव होकर उस रोगाणु को नष्ट करता है या विकसित को रोकता है। तीसरा है, इसमें निष्क्रिय में रोगाणु को यह तुरंत नष्ट कर देता है। दोस्तों ये जो निष्क्रिय इम्यूनिटी होता है ना, ये क्या करता है, तुरंत दोस्तों हमला करता है और ये चीज़ों को नष्ट कर देता है। लेकिन यह क्या होता है, इसका एक दोस्तों डी पॉइंट यही है कि ये क्या करता है, कम समय के लिए होता है। अगर ये ज़्यादा समय के लिए हो तो आपके शरीर में दोस्तों बीमारी होगा ही नहीं, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट करता है, आपके संक्रमण को जल्दी मारता है रोगाणु को, जबकि ये धीरे धीरे एक्टिव होता है और नष्ट करता है। यही दोस्तों, लेकिन ये लंबे समय तक रहता है, ये कम ही समय तक रहता है, ये चीज़ें हैं। चौथा है, इसमें दोस्तों रेटिकुलो एंडोथेली सिस्टम भाग लेता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है। इसमें दोस्तों रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को प्रेरित नहीं करता, मतलब इसमें भाग नहीं लेता है ये, और इसमें भाग लेता है, चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह प्रतिरक्षा अस्थायी होता है एक्टिव वाला, और यह जो डीएक्टिव है, मतलब जो दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी है, यह दोस्तों अस्थायी होता है प्रतिरक्षा। तो समझ गए, उम्मीद होगा कि समझ गए होंगे दोनों के बारे में। अगर प्रतिरक्षा पूछ के दो टाइप्स पूछे तो आप आराम से यहाँ से दोनों टाइप्स लिख कर दोनों के बारे में लिख देंगे। और प्रतिरक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया कि वैसा चीज़ें, वैसा पदार्थ जो आपके शरीर में बाहर से देने से आपके शरीर में या प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में मौजूद होता है, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का या रोगाणुओं से रोकने का, लड़ने का काम करता है, वही प्रतिरक्षा होता है। इसके दो टाइप्स ये हो गया, दोनों टाइप्स के बारे में देख लिए, 5 नंबर यहाँ से दे सकता है। अब चलिए दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, और दोस्तों ये प्रश्न आपको इस बार हो सकता है तो आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में दीजिए। दोस्तों ऐसे तो क्वेश्चन जानते हैं कि आपसे दोस्तों 2 नंबर यहाँ से पक्का आ सकता है। एक पूछ देगा डिसइंफेक्शन और एक पूछ देगा स्टरलाइजेशन। दोस्तों एक होता है विसंक्रमण, एक होता है कीटाणुनाशन। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, दोनों का मीनिंग देखिएगा तो ऐसे ऐसे सेम ही है कि दोनों का मतलब होता है कि संक्रमण से मुक्ति दिलाना, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी दोनों का दोस्तों मतलब ही अलग अलग है। तो एक होता है विसंक्रमण और एक होता है कीटाणुनाशन। चलिए दोनों के बारे में देख लेते हैं, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इस तरफ विसंक्रमण है, इस तरफ यहाँ पे आप लोग के बीच में है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम दोनों के बारे में देखते हैं। देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे लिखा हुआ है विसंक्रमण और इधर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान से कीटाणुनाशन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, चलिए शुरू करते हैं। विसंक्रमण और कीटाणुनाशन दोनों के बारे में चलिए देखते हैं। दोस्तों विसंक्रमण में जो पहला पॉइंट है, विसंक्रमण का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से अत्यधिक हानिकारक सूक्ष्म कणों को हटा देना या साफ कर देना। दोस्तों ध्यान से दीजिएगा, विसंक्रमण का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो विसंक्रमण का मतलब होता है कि किसी भी सतह, मतलब किसी भी चीज़ सामान के जो सतह होता है उस पर से या किसी भी वस्तु से जो भी हानिकारक पदार्थ उस पर लगा होगा, सूक्ष्म कण और सूक्ष्म जीवाणु, उसको ये हटाने का कार्य करता है। और दोस्तों कीटाणुनाशन है, कीटाणुनाशन का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक है या नहीं है को साफ कर देना या मार देना। दोस्तों आप दोनों में क्या समझे, विसंक्रमण का अर्थ है कि यह जो भी आपके सामान होगा, बैग वगैरह या जो भी दोस्तों आपके सामान है, यहाँ पे सामान का बात होता है, ये नहीं बात हो रहा है कि किसी आदमी पर से भी हटाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, या किसी सामान के निर्जीव चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। तो दोस्तों जो विसंक्रमण है, इसका अर्थ है कि किसी सतह पर से या किसी वस्तु से अत्यधिक जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव उस पर होगा उसको क्या करेगा, हटा देगा या संक्रमण साफ कर देगा। लेकिन जो कीटाणुनाशन है, इसका अर्थ है कि यह सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं जो
जो हानिकारक हो या नहीं हो, जो हानिकारक हो या नहीं हो, सभी को क्या करेगा, यह हटा देगा, मार देगा। एक बात समझिए, इसमें क्या है ये दोस्तों, इसमें है कि सिर्फ और सिर्फ हानिकारक को दोस्तों क्या करेगा, हटाने के लिए ये विष संक्रमण का उपयोग किया जाएगा। लेकिन कीटाणुनाशन में क्या होगा कि वो जो जीवाणु है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हानिकारक हो या नहीं हो, ये सूक्ष्मजीव किसी चीज़ के लिए हानिकारक हो या नहीं हो, लेकिन ये कीटाणुनाशन उसको साफ कर देगा, मार देगा। आप जैसा कि जानते हैं कि ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लाभदायक भी है, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में होना चाहिए। तो जैसे ये वैसे चीज़ों में ये क्या करता है, तो कुछ लाभदायक भी है, तो ही कहता है कि चाहे हानिकारक हो या ना हो, साफ कर देगा कीटाणुनाशन। लेकिन इसमें सिर्फ हानिकारक को साफ किया जाएगा विष संक्रमण में। ये चीज़ समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि विष संक्रमण जीवाणु बनने वाले स्पोर पर कोई असर नहीं करता। दोस्तों जो विष संक्रमण होता है, जो डिसइंफेक्शन होता है, ये जीवाणु जो बैक्टीरिया बनने वाला स्पोर होगा, जो स्रोत होगा, उस पर दोस्तों ये कोई असर नहीं करता है। मतलब ये जो विष संक्रमण करने से ये आप कहिएगा कि ये अब यहाँ पे जो है संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसा बातें नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों उसके स्रोत को नहीं रोकता है, वो सिर्फ नष्ट करता है वो जो कहीं पे कोई सूक्ष्मजीव होगा तो। लेकिन कीटाणुनाशन द्वारा स्पोर को भी मार दिया जाता है। मतलब जो भी दोस्तों कीटाणुनाशन ये करता है कि फिर से वहाँ पे जो चीज़ें का स्रोत है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है सूक्ष्मजीव, वो उसको भी नष्ट कर देता है। मतलब उसको जड़ से ख़त्म कर देता है कीटाणुनाशन, जबकि ये जड़ से ख़त्म नहीं करता है। ये चीज़ें मतलब तीसरा पॉइंट है विष संक्रमण में, मतलब डिसइंफेक्शन में, विष संक्रमण अधिकतर सतह एवं वायु की दूषित करता है। दोस्तों विष संक्रमण जो है यह अधिकतर क्या करता है, वायु और सतह को विष संदूषित करता है, मतलब डीकॉन्वेंट करता है। मतलब एक क्या करता है, विष संदूषित मतलब संदूषण को क्या करता है, हटाता है, साफ करता है सतह और वायु को। जबकि कीटाणुनाशन द्वारा खाना, दवाई, शैल चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औजार को भी विष संदूषित कर सकता है। दोस्तों क्या समझे अंतर में, विष संक्रमण डिसइंफेक्शन में यही समझे कि किसी भी चीज़ के सतह को साफ करेगा या वायु को भी संदूषित करेगा। जैसे देखते होइएगा दोस्तों कि फॉगिंग किया जाता है वायु को शुद्ध करने के लिए, सारे चीज़ों को कुहासा मारा जाता है, ये सब चीज़ों को, तो यह वायु और सतह को साफ करेगा। यह क्या करेगा दोस्तों, खाना वाला सामान होगा, दवाई होगा, शैल चिकित्सा में प्रयोग होने वाले जो भी सर्जरी में जो भी औजार प्रयोग होगा, वो दोस्तों स्टरलाइजेशन के विधि द्वारा ही साफ किया जाएगा और विष संदूषित को ये करेगा। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सर्जिकल सामान को किस विधि के द्वारा साफ किया जाएगा, तो स्टरलाइजेशन विधि को। ए वाला नहीं होगा, डिसइंफेक्शन देगा तो गलत हो जाएगा। डिसइंफेक्शन सिर्फ और सिर्फ सतह और विष संदूषित वायु को साफ करता है, जबकि ये खाने पीने वाला सामान, दवाई वाले सर्जिकल औजार, सभी को दोस्तों ये विष संदूषित करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है विष संक्रमण में प्रयोग होने वाले तरीके, रसायन। दोस्तों जो डिसइंफेक्शन है इसमें जो है कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रसायन, केमिकल है जो कि प्रयोग किया जाएगा, वो है दोस्तों फिनॉल। याद रखिएगा, डिसइंफेक्शन विष संक्रमण में फिनॉल उपयोग किया जाता है, ब्लीच उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपयोग किया जाता है, तापन मतलब हीट करके, और पाश्चुराइजेशन इसमें उपयोग किया जाता है। फिर से समझते हैं क्या चीज़, डिसइंफेक्शन में फिनॉल, ब्लीच, हाइड्रोपेरोक्साइड, तापन, पाश्चुराइजेशन, ये चीज़ें हैं जो कि उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्शन में। कीटाणुनाशन में क्या होता है, हीट भी दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा, ताप का उपयोग, केमिकल पदार्थों, रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा, अत्यधिक दबाव मतलब हाई प्रेशर दिया जाएगा वहाँ पे, ऑटोक्लेव किया जाएगा, और विकिरण का प्रयोग किया जाएगा। मतलब दोस्तों सीधा समझिए कि कीटाणुनाशन ज़्यादा खतरनाक है, विष संक्रमण कम खतरनाक है। इसके द्वारा ये दोस्तों ज़्यादा सफाई नहीं करता है, ये ऊपर सफाई कर देता है सतह पर, जबकि ये पूरा अंदर तक उसको असर दिखाता है और जड़ से ख़त्म करता है ये किसी भी संक्रमण को। तो ये चीज़ें हो गया, देख लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, आपसे पूछ देगा कि ककालीय पेशी एवं हृदय पेशी में अंतर बताइए। तो दोस्तों समझिए कि जो हमारा सेरेब्रम है और सेरे जो बलम है हृदय पेशी, और दोस्तों यहाँ कंकालीय पेशी और हृदय पेशी में क्या अंतर है बताइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कंकालीय पेशी यह ऐच्छिक पेशी होती है, ध्यान दीजिएगा। कंकालीय पेशी जो है वो दोस्तों क्या होता है, यह एक ऐच्छिक है, मतलब इच्छा से होने वाला, इच्छा से गति होने वाला पेशी है। कंकालीय पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती है। दोस्तों जो कंकालीय पेशी है, जो दोस्तों क्रेनियल मस्कुलर है, ये दोस्तों हमारे अस्थियों से क्या होता है, जुड़ा होता है, हड्डियों से।
और यह ऐच्छिक होता है, इसीलिए दोस्तों हम ऐच्छिक से करते हैं। जबकि हृदय पेशी है यह अनैच्छिक पेशी होता है। दोस्तों मैंने भी बताया अभी थोड़ा देर पहले कि जो हार्ट है वह अनैच्छिक होता है, आपके मन से नहीं चलेगा, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, वही होता है अनैच्छिक पेशी। ये केवल हृदय में पाई जाती है दोस्तों, ये केवल हृदय में पाई जाती है, जबकि यह अस्थि से जुड़ा होता है। इन पेशियों में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कंकालीय पेशी में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इन पेशियों में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। जो हृदय पेशी होता है ये अनैच्छिक होता है, इसमें दोस्तों केवल एक केंद्रक पाया जाता है, जबकि कंकालीय पेशी में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ए पेशी आवेश उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। जो कंकालीय पेशी है ये आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता है, जबकि ए पेशी आवेग उत्पन्न कर सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया है, आप इसको बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट। तो मैंने बता दिया कि यह ऐच्छिक होता है, यह अनैच्छिक होता है, यह कंकालीय पेशी अस्थियों से जुड़ा होता है, ये केवल हृदय में पाई जाती है, इसमें अनेक केंद्रक होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। ये जो है पेशी आवेग उत्पन्न कर सकता है, ये आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये दोस्तों ये पेशियाँ प्रायः शाखित नहीं होता है, मतलब ब्रांचेड नहीं होता है, जबकि ए पेशियाँ शाखित होता है, ब्रांचेड पाया जाता है। तो दोनों को हम लोग समझ लिए, दोनों को अलग अलग दोस्तों पॉइंट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया गया है, लेकिन आप अलग अलग पॉइंट में बना सकते हैं। जहाँ पे फुल स्टॉप दिया है सभी को एक एक बना सकते हैं पॉइंट, नीचे ऊपर। देखिए कितना पॉइंट हुआ, यह ऐच्छिक होता है 1 पॉइंट, यह अनैच्छिक होता है, यह कंकालीय पेशियाँ अस्थि से जुड़ा होता है 2 पॉइंट, यह जो है केवल हृदय में होता है। ए पेशिया में अनेक केंद्रक होता है 3 पॉइंट, इसमें केवल एक केंद्रक होता है। उसके बाद है कि यह पेशीय आवेग उत्पन्न कर सकता है 4 पॉइंट, यह आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह दोस्तों शाखित होता है पेशिया, यह 5 पॉइंट, और यह शाखित नहीं होता है 5 पॉइंट। दोनों में 5-5 पॉइंट हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि कंकालीय पेशी के बारे में लिखिए, तो 5 पॉइंट यहाँ से भी लिख सकते हैं। सिर्फ पूछ देगा कि हृदय पेशी के बारे में लिखिए, तो आप सिर्फ यहाँ से भी लिख सकते हैं 5 पॉइंट। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही नहीं है, ये अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपसे पूछेगा तो आपको मज़ा यहाँ से देखने में मिलेगा। और दोस्तों हम लोग बहुत सारे टर्म को भी जाने हैं, जैसे स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, कंकालीय पेशी क्या है, हृदय पेशी क्या है। तो दोस्तों ये सभी के बारे में भी जाने हैं और डिफरेंस भी जान लिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अच्छे से इसको 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, याद आपको हो जाएगा 100%। लगभग जितने भी 7-8 इंपॉर्टेंट था हम करा दिए हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो देखते रहिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद।